इस वक्त हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं, यकीन मानिए वो आपके लिए एक बहुत बड़ा ऐलान है। और ये जानकारी हम आपको लेकर आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, फिर झील को लेकर जो स्टडी है। तो आप कहीं मत जाइए, समझते रहिए, क्योंकि ये जो कहानी है ये शिफ्ट होके हमारे भारत की तरफ भी आ सकती है। हमारे पास नेपाल त्रासदी से जुड़े फिक्र बढ़ाने वाले कई वीडियोस हर दिन आ रहे हैं। इन्हें देखकर खौफ होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथ में ये सोचकर चिंता होती है कि आपदा के समय नेपाल के लोग किस तरह जिंदगी और मौत के बीच में घिरे रहे होंगे, जहां खुद को बचाए या परिवार को ये फिक्र हर घड़ी सताती रही होगी। हम जिस डरावने मंजर की बात कर रहे हैं वो अब आपकी स्क्रीन पर है। ये सच में बेहद खौफनाक है। लहरों के बीच फंसे इस घर को देखिए, ध्यान से देखिए, और इसके आसपास का पूरा ये प्रलय है तो फिर क्या नहीं है। देखिए जरा, फर्स्ट फ्लोर तक डेब्री आ गया है। देखिए जरा, फर्स्ट फ्लोर तक डेब्री आ गया है, लोग सेकंड फ्लोर पर हैं। ये देखिए आप जरा, और कभी भी ये घर कोलैप्स कर सकते हैं, कभी भी। लहरों के बीच फंसे इस घर को आप ध्यान से देखें, इस घर में मौजूद लोगों के बारे में सोचिए जरा। उस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, उस वक्त वो क्या महसूस कर रहे हैं जब उनकी आंखों के सामने तबाही हो। जिस मकान में वो मौजूद हैं उसकी नींव लहरों के आगे हिल रही हो, जिस मकान की बालकनी से वो तबाही का दृश्य देख रहे हैं उसके किसी भी वक्त टूटने का खतरा है। ये मंजर परेशान करने वाला है, लेकिन इन लोगों के सामने जो मलबा पानी में बह रहा है उसे भी ध्यान से देखना होगा। इसमें एक बड़े से पुल का टूटा हिस्सा तैरता दिखेगा, कई बड़े वाहन तैरते दिख जाएंगे, इसके अलावा भी कई बड़े सामान तिनके की तरह बहते दिख रहे हैं। आपके मन में प्रश्न होगा कि इसके बाद इन लोगों का क्या हुआ, तो हम आपको बता दें कि ये परिवार सही सलामत है। काफी देर बाद पानी जब उतरा तो उस समय भी ये लोग खौफ में थे। उसी बालकनी में कई लोग खड़े हुए थे, लेकिन एक महिला छत पर थी। वो लाल रंग का कपड़ा हवा में लहराकर जैसे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने वाले बचाव दल को बुलाने की कोशिश कर रही थी। इससे पता चलता है कि पहाड़ों से आए सैलाब ने कुछ ही मिनटों में नेपाल की हालत किस कदर खराब कर दी। कई रिहायशी इलाके एक तरह से मिट्टी में मिल गए। सैलाब से पहले जहां ऊंची ऊंची इमारतें थीं वहां अब सिर्फ मलबा ही मलबा है। नेपाल में हमारी टीम एक ऐसे स्कूल पहुंची जहां तबाही आने से पहले बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन अब वहां सिर्फ बर्बादी के निशान है। मैं इस वक्त धादिंग जिले के गलछी बैरनी बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालय में खड़ा हूं, और इस विद्यालय की स्थिति को देखकर आप यही सोचेंगे कि आखिर प्रकृति ने नेपाल के ऊपर कैसी मार दी है, किस तरीके से लोग यहां परेशान रहे होंगे। और लोगों का तो छोड़िए, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो स्कूल आए हुए थे, वो किस स्थिति में रहे होंगे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। इस क्लासरूम को देखिए, बच्चे जब यहां पढ़ने आए थे सुबह के वक्त में, तो वो बिल्कुल आम दिनों की तरह वैसे ही आए जैसे उन्हें लगा कि वो अपने स्कूल जाएंगे, स्कूल में खेलेंगे, पढ़ेंगे, टीचर के साथ बात करेंगे, कुछ समझेंगे। लेकिन आने के कुछ ही देर के बाद उन्हें पता चला कि असल में आज प्रकृति को कुछ और ही मंजूर है। और तभी ये बच्चे यहां से अपने स्कूल बैग, अपने टिफिन बॉक्स, अपने वाटर बॉटल को छोड़कर यहां से किसी तरीके से चले जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और ये स्थिति सिर्फ एक क्लासरूम की नहीं है, एक स्कूल की नहीं है। न जाने कितने ऐसे स्कूल हैं, कितने ऐसे क्लासरूम हैं। इस स्कूल के ग्राउंड फ्लोर पर जितने भी क्लासरूम हैं, उस क्लासरूम में ऐसे ही दलदल है। ये कह रहे हैं कि स्कूल में 750 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों को किसी तरीके से उस वक्त में, बहुत कम समय में इन्होंने यहां से निकाला और निकाल करके लेकर गए। और इतना वक्त भी नहीं मिला उन बच्चों को कि वो अपने बैग को, अपने टिफिन बॉक्स को संभाल पाते। ये क्लासरूम की स्थिति एक बार दिखाइए मनीष। ये इस तरीके से जो आप मलबा देख रहे हैं, आप सोच लीजिए कि उस वक्त कैसा मंजर रहा होगा। यहां भी आपको वैसे ही जैसे स्कूल में होता है, बेंच है, डेस्क है, बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था है, सामने पढ़ने के लिए ये बोर्ड लगे हुए हैं। लेकिन ये उन बच्चों की अधूरी कहानी है जो कल तक इन्हें अपने कंधों पर लेकर स्कूल आया करते थे। शॉकिंग।
तस्वीरें देखिए आप, ये वो टनल की हैं जिसकी डिटेलिंग अब हम करने वाले हैं। नेपाल के रसुआ में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था जिसकी मजबूत नींव हाहाकारी बाढ़ के आगे टिक न पाई। उसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंदर सुरंग में कई मजदूर काम कर रहे थे। आपदा के समय वो वहीं पर फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित निकालने का काम रेस्क्यू टीम दिन रात कर रही है। इसमें नेपाल आर्मी बहुत मेहनत से इन लोगों को बचा रही है। इसी बचाव का एक वीडियो अब सामने आया। साथ में जानकारी भी है कि इस टनल से अब तक 350 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन इसमें अंदर 100 लोग अब भी फंसे हुए हैं। सुरंग की ताज़ा स्थिति यह है कि वहाँ कई टन मलबा भरा हुआ है। बचाव दल के लोग अंदर तो अभी जा भी नहीं पाए। वहाँ से मजदूरों को बाहर निकाल पाना एक बड़ी चुनौती है। आशंका है कि इस टनल में कई लोगों की मौत हो गई। वहीं बाहर यानी इस पूरे क्षेत्र में कई जगहों पर हालात ये हैं कि अस्पतालों में शव रखने की जगह नहीं बची है। कई जगह तो अस्पताल भी नहीं बचे। रसूआ जिला प्रशासन के मुताबिक कुछ शवों की पहचान हो पाना असंभव है, जिसके लिए डीएनए टेस्ट कराए जाएंगे। नेपाल में कई अस्पताल भी ऐसे हैं जो इस सैलाब की चपेट में आ गए। हमारे संवाददाता आकाश वत्स ऐसे एक अस्पताल पहुंचे। नेपाल के धादिंग जिले के बैरेनी में हूं। ये बैरेनी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और अब यहाँ से ये जो मलबा है, मलबा निकालने का काम शुरू हो गया है और इस अस्पताल को फिर से शुरू करने की तैयारी हो रही है। आप जब अंदर आएंगे, आगे आते रहेंगे मनीष, ये लगभग घुटने भर मलबा है और हॉस्पिटल का ये मनीष ये दिखाइए, ये टिकट काउंटर, रूम नंबर 101, ये टिकट काउंटर है। लेकिन इस टिकट काउंटर में अभी फिलहाल जाना ठीक नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ये है टिकट काउंटर वाला वो रूम नंबर 101, और इसकी स्थिति देखिए, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। जितना जो कुछ था सब बर्बाद हो चुका है। एक भी सामान यहां आपको सुरक्षित नहीं मिलेगा। जो स्थान, जो जगह, जो कमरा लोगों को ठीक होने की गारंटी देता था, उस कमरे की स्थिति कैसी है और पानी कहां तक था, वो सारे निशान आपको दिखेंगे। एक्सरे रूम है, रूम नंबर 104। मनीष अगर दिखा पाए तो दिखाइए जरा, एक्सरे मशीन को दिखाइए, एक्सरे मशीन को दिखाइए कि अब कुछ भी सुरक्षित नहीं है, सब बर्बाद हो गया, या तो बह गया या यहां जो है वो सब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कुछ भी आपको यहां पर सुरक्षित नहीं मिलेगा। हम कोशिश करते हैं इसमें जाने की, नहीं, यहां जाना ठीक नहीं है। आगे की तरफ चलकर देखते हैं। यहाँ जितने स्ट्रेचर हैं, जो बेड हैं, वो सब बर्बाद हो चुके हैं, या तो बह गए या फिर वो बर्बाद हो गए। कुछ भी सुरक्षित नहीं है। जिससे सब कुछ ठीक होता था, जिस स्थान पर आकर लोग खुद को ठीक मानते थे, उस स्थान पर अब कुछ भी ठीक नहीं है। यहां पर बहुत कुछ सीखने के लिए है, और इसीलिए अब अगली खबर जरा ध्यान से देखिएगा। इन दर्दनाक तस्वीरों के बीच एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर जो नेपाल में हुआ वो क्यों हुआ। नेपाल में अचानक इतना बड़ा सैलाब क्यों आया? इसका कारण अस्थायी झील का फटना माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स इस तरह की घटनाओं को क्लाइमेट चेंज से जोड़कर देख रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ती गर्मी हिमालय के ग्लेशियरों और पहाड़ों को कमजोर कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। पिछले 30 वर्षों में नेपाल के करीब 1/3 ग्लेशियर पिघल चुके हैं। चिंता की बात यह है कि पिछले एक दशक में ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार और बढ़ी है। अब यह पहले के मुकाबले करीब 65% ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। बढ़ती गर्मी का असर सिर्फ ग्लेशियरों तक नहीं है, पहाड़ों की ढलानों पर जमी बर्फ भी पिघल रही है। जब ढलानों पर जमी बर्फ पिघलती है तो चट्टानों और मिट्टी को बांध के रखने वाले जो भी चीजें हैं वो पकड़ कमजोर हो जाती। हम खासकर पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, जो मिट्टी के अंदर एक अपने आप बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, उसकी हम बात कर रहे हैं।
यही वजह है कि पहाड़ों के टूटने और लैंडस्लाइड का खतरा और उसके कई उदाहरण बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए ऐसे खतरों को वक्त रहते पहचानने की आवश्यकता है, वरना प्रकृति का यह प्रकोप आगे भी झेलना पड़ सकता है। हाँ, मैं धादिंग में हूँ। बैरनी एक जगह है धादिंग में, मैं वहाँ हूँ और इस तस्वीर को देखकर आप बहुत आसानी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस तरीके के रहे होंगे, किस तरीके का वो मंजर रहा होगा, वो खतरनाक मंजर। अब हालांकि जो सड़क के ऊपर जो दलदल था उसे हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सड़क के दूसरे हिस्से में जो तस्वीर आपको दिखेगी वो तस्वीर बताएगी कि इतनी आसानी से सब कुछ नहीं होने वाला है। सड़क के इस हिस्से में जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये ऐसा मलबा है, ये ऐसा दलदल है कि इस दलदल में फिलहाल कोई जा नहीं सकता। मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं कि अगर यहां कोई जाने की कोशिश करेगा तो वो किस तरीके से इसमें फंस सकता है। हालांकि धूप बहुत तेज है, पिछले 2 दिनों से काफ़ी धूप हो रही है और उस धूप के बाद हुआ यह है कि ये जो मलबा है, ये जो दलदल है, वो धीरे धीरे सूख भले ही रहे हैं, लेकिन अभी भी हालात पहले की तरह नहीं बने हैं और उसे बनने में अभी लंबा वक्त लगेगा। सामने देखिए, अब लोग धीरे धीरे साफ सफाई में लग गए हैं, धीरे धीरे वो कोशिश कर रहे हैं कि ये सब साफ हो जाए। हम कोशिश करते हैं बात करने की। हजूर, यो हजूर को पसल हो स्टेशनरी बागेश्वरी स्कूल स्कूल को स्टेशनरी हो हजूर को यति यति डुबे छ यति डूबिया थी। ये बता रहे हैं कि यहाँ तक पानी था। अगर मैं यहाँ ऐसे खड़ा हो जाऊं तो आप समझिए इतना पानी था इस स्थान पर, जबकि ये जो दुकान है ये दुकान ऊंचाई वाले स्थान पर है। इंसान तो किसी तरीके से, जब सूचना मिली तो इंसान तो किसी तरीके से यहाँ से बच निकला, लेकिन यहाँ जो मवेशी बंधे हुए थे वो मवेशी अब नहीं रहे, वो पानी में बह गए।